This webinar is conference will now be recorded. embedded system and robotics. So as you guys know that the embedded system is basically the another branch of electronics engineering, which is generally used for enhancing your different engineering products and products belonging like mechanical engineering, electrical engineering, and so on. So as I see that you all guys are from GLA University and most of from others, and all are from first year and second year. Okay, so basically मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एक एनहांसमेंट का टाइम होता है स्टूडेंट के लिए कि वो नया नया एंटर करता है इंजीनियरिंग में और वांट टू एक्सपेक्ट दैट कि वो कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखे। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्हीं 2 ईयर में ही आप अपने अंदर जगा सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास इतने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वर्क, कॉलेज के इतने सारे प्रोजेक्ट्स वर्क में आप बिजी हो जाते हो कि आप अपना अंदर जो आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉलिकुलर है वो बाहर नहीं आ पाता। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये अच्छा है कि जनरली मैं जो जनरली सेशन देखता हूँ तो ज्यादातर स्टूडेंट थर्ड फोर्थ ईयर के होते हैं। दे ऑलरेडी जस्ट कम फॉर टू अटेंड सेशन एंड ऑल, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप इन द एंड जो आप अपना रिज्यूमे परफॉर्मा तैयार करोगे उस परफॉर्मा में आप लास्ट में आप लिखते हो प्रोजेक्टल वर्क, बट फाइनल ईयर में अगर आपने इस तरह की चीज़ों पर काम किया होगा करोगे इतना लेट जाके तो प्रोजेक्टल वर्क तक आप पहुंच ही नहीं पाओ। तो इट्स गुड कि आप बेटर है कि आप अभी से इन चीज़ों को शुरू करें। सो मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे आप लोग हो किसी ने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में कुछ क्लियर नॉलेज है कि मतलब हाँ एम्बेडेड सिस्टम किस चीज से रिलेटेड है, किस तरह का वर्क करता है, कोई प्रोडक्ट एम्बेडेड से रिलेटेड आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? मैं सबसे जानने की कोशिश चाहूंगा। कुछ लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एम्बेडेड जितना आप लोगों को नॉलेज, सो दैट कि मुझे उस हिसाब से अंदाजा हो कि मुझे क्या एग्जांपल्स को टच करना है जो आपको थोड़ा इंटरेस्ट इसमें आए। So any guys who know about the embedded system and the product related to embedded system, something related to PC hardware, something okay. जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे उठाओगे मैं उसी से ही टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। तो निकी जी ने कहा है कि समथिंग रिलेटेड टू पीसी हार्डवेयर। ओके, इट्स बिल्कुल करेक्ट कि जो हमारा पीसी है उसमें एक हार्डवेयर सिस्टम भी है और उसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम भी है। उन्होंने कहा कि एम्बेडेड सिस्टम कुछ इससे रिलेटेड है। तो इफ आई टोल्ड यू अबाउट द basically about the definition of embedded system, to means that something that is attached to another thing. An embedded system can be thought of a computer hardware system having software embedded in it. An embedded system can be an independent system or it can be a part of a large system. Okay, an embedded system is a microcontroller or processor based system which is designed to perform a specific. Sir, how to design a robot? Making communication between device possible. Tushar is the correct, basically, he's saying very point to point word, making communication between device possible. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो लाइक एक रोबोट अगर आप बना रहे हो या कोई भी एक कम्युनिकेशन एक डिवाइस बना रहे हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में? कम्युनिकेशन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ? बाय लैपटॉप, बाय यूजिंग इंटरनेट। तो ये सब क्या है? हम लोग वर्ल्ड में जो भी चीज कर रहे हैं दैट इज कम्युनिकेशन। इफ अगर मैं एक नो अपने लैपटॉप पे कुछ कीवर्ड यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ विंडोज में यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो भी क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी दैट कम्युनिकेट विद अनदर वन। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन इज ओनली सेट अप विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। ओके, जैसे हम सोचते हैं इंटरनेट है, IoT ऑफ थिंग्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। विदाउट हार्डवेयर आप किसी भी चीज से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वॉट एवर यू राइट ऑन द इंटरनेट इट बेसिकली स्टोर इन सम मेमोरी, जो कहीं एक मेमोरी में स्टोर हो रहा है। एंड एज यू गाइस ऑल नो दैट कि जो हमारी क्लाउड की मेमोरी है वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में हब है उसका। तो उस हब सेंटर में जाके वहां से मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। तो वॉट एवर वी राइट ऑन द इंटरनेट
इट बेसिकली स्टोर इन सम मेमोरी लोकेशन। तो कुछ भी, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके कहीं स्टोर हो रहा है, देन आपको ये सब चीजें सुनाई दे रही हैं। या एग्जैक्टली डाटा सेंटर, ठीक है। तो अब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने खुद के डेटा सेंटर्स भी बनाए हैं, बट वो भी इन द एंड फाइनली किससे अटैच है, आपके मेन इंटरनेट सेंटर। जैसे AWS की बात करूं मैं, अमेजोन वेब सर्विसेज, तो उनका खुद का एक सर्वर है, उनका खुद का एक हार्डवेयर है जहाँ पे वो डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, तो वो जो हार्डवेयर पे वर्क हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लूँ, लाइक मोबाइल फोन इज अ कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस। एक रोबोट इज 100% एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई मूवमेंट, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एक डिवाइस बनाऊं, ऐसा एक रोबोट बनाऊं जो एक रिमोट लोकेशन पे भी जा सके, या एक हजार्डियस लोकेशन पे मुझे भेजना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक फर्नेस, आप समझते हो, फर्नेस में भट्टी होती है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट को मेजर नहीं कर सकता। तो वी रिक्वायर्ड सम सेंसर्स और रोबोट सो दैट कि वो वहाँ जा सके और वहाँ से उस टेम्परेचर को हमें रिफ्लेक्ट करा सके। तो वो रोबोट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके के एनवायरनमेंट में मैं उस रोबो को यूज कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग किस, और उसको किस तरह से मुझे मैनिपुलेशन करना है, तो वो सारी चीज हमारे एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड होती है। एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही हम एक कोई पर्टिकुलर डिवाइस बनाते हैं। रोबोट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इट हैज बीन लाइक ह्यूमन बीइंग और उसके कुछ हाथ पैर होने चाहिए और वो ही एक रोबोट कहलाया जाएगा। नो, रोबोट इज जस्ट अ थिंग जहाँ ह्यूमन अपनी सेल्फ, जो उसकी खुद की कैपेबिलिटी है, उससे हटके, उससे एक्स्ट्रा, उससे वाइड ब्रॉड रेंज में वो काम कर सके। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन बीइंग कितनी जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है, तो अगर वो दौड़ के भी जाएगा तो ऑल अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे 100 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, मुझे 200 की स्पीड चाहिए, तो एक ह्यूमन बीइंग वहां नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, कार्स की, बाइक्स की, प्लेन्स की, इन सब चीजों की। तो वो सब क्या है, वो सब भी तो एक रोबोट ही हैं जो हमें हमें एक एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। एक चीज स्मार्ट रोबोट की अगर हम बात करें, तो स्मार्ट रोबोट वो होता है जो हर चीज, जैसे अभी एक मैं मूवमेंट, एक गाड़ी की बात करूं सिंपल, जिसके अंदर एक कार्ट की बात करूं, कार नहीं, मैं एक कार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं और उस पे कोई आप कोई कार, कोई सामान रख के, और इधर से उधर, जैसे मॉल्स में जाते हो तो आप पुली लेते हो तो उसको लेकर आप इधर उधर घूमते रहते हो। तो वो सब बेसिक, अगर वो स्मार्ट होगी तो वो क्या क्या कर सकती है, तो वो सामने के ऑब्स्टिकल को भी देख सकती है। जैसे आजकल गाड़ियां आपने देखी होंगी कि अगर 40 की, अगर आप गेट लॉक करना बंद भूल गए हो, तो 40 की स्पीड क्रॉस होते ही गेट अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक स्मार्ट रोबोट है। तो वो सब चीजें किस तरह से हो रही हैं कि वो अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हमें कुछ एक ब्रेन वहां पे यूज किया जा रहा होगा। तो वो जो ब्रेन है, दैट इज आवर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। सो बिफोर स्टार्टिंग और studying about the robotics and embedded system, we need to know basically the basic work of microcontroller and processor. So अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो अभी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। आपके जैसे जैसे टाइम आएगा तो आप इसमें स्टार्ट करोगे। बट माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर में अभी आपको इतना समझा सकता हूँ कि हाँ, आप कहीं अगर इंटरव्यू या कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका एक प्रॉपर आंसर दे सको। सो मैं प्रोसेसर से स्टार्ट करूंगा, देन माइक्रो कंट्रोलर, देन हम रिलेट करेंगे उसे रोबोट से। किसी रोबोट के मूवमेंट को, किसी रोबोट के थिंग्स को हम कैसे एक्चुएट करा सकते हैं, कैसे हम उन्हें मैनिपुलेट करा सकते हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया, ओके, वेल एंड गुड। तो बट here I discuss with you difference between processor and microcontroller. So प्रतीक कह रहे हैं processor consists only a center processing unit where microcontroller contain and CPU, memory, input, output all integrated into one chip. तो ये हमारी definitions हैं, but basically जो अभी हमारे things हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डिफरेंट नहीं है, मे बी आपने पढ़ी हो, बट इट विल हेल्प यू ऑन दैट कि आप माइक्रो कंट्रोलर्स और रोबोटिक्स में कैसे एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक वर्चुअल सिमुलेशन भी आपको करके दिखाऊंगा। सो बिफोर स्टार्ट द सेशन, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने वर्चुअली एक सिमुलेशन पे बनाया है कि कैसे एम्बेडेड प्रोडक्ट्स काम करते हैं।
तो यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख रहे हो कि बीच में एक देयर इज अ कंट्रोलर। यहाँ हमारा एक कंट्रोलर है और यहाँ पे कुछ ये मोटर्स कनेक्ट है एंड हियर इज अवर डिस्प्ले। और ये यहाँ पे कुछ दो सेंसर, ओके। और ये यहाँ पे हमारा एक सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस। तो अब मैं बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, एक एक सिस्टम है, एक एक्सेस सिस्टम है, जैसे आप देखते होगे, एक आपने एटीएम मशीन देखी होंगी। तो ये सब क्या है, हमारे एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, कैसे वर्क कर रही है। तो थोड़ा मैं इससे कुछ रिलेटेड कुछ चीज बता रहा हूँ। तो हियर भी आपको यहाँ दिख रहा है कि शो योर कार्ड को, तो कुछ कार्ड होगा, कुछ टैग होंगे, या तो इवन आप कार्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप RFID टैग्स यूज कर सकते हो, आप बार कोड्स का इस्तेमाल यूज कर सकते हो। तो ये एक कम्युनिकेशन में आपको एक प्रोजेक्ट शो करा रहा हूँ, लिटिल प्रोजेक्ट छोटा सा, जिससे आपको एक अंदाजा हो कि हाँ हम एम्बेडेड सिस्टम में किस तरह से काम करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि शो योर कार्ड। तो अभी वर्चुअली तो हम कार्ड शो नहीं कर सकते। तो मेरे पास मैंने कोई एक कोड है, ये सब कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। उस कोड में हमने ये कार्ड नंबर ऑलरेडी स्टोर किया। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड देन यू कैन, आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। मैंने कार्ड नंबर जैसे ही पेस्ट किया तो यू कैन सी कि मोटर रोटेट हुई और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वेलकम। तो मतलब ये जो मोटर है बेसिकली कोई एक गेट है, या तो आप कह सकते हो उस गेट पे लगा हुआ है, या समथिंग। आप जो आपने कोई एटीएम कार्ड अपना इंसर्ट किया तो वो मनी काउंट करके दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि उसमें भी एक मोटर की रिक्वायर, मोटर्स नहीं बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम में मोटर्स, इस तरह की चीजों को हम एक्चुएटर्स बोलते हैं। तो एक्चुएटर्स आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, इट्स लाइक वी कैन यूज एक्चुएटर्स हियर, व्हाट, एक डीसी मोटर, स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर, डिफरेंट डिफरेंट आप एक्चुएटर्स का यूज कर सकते हो। बट डिपेंड करता है किस तरह के सिनेरियो में आप उस एक्चुएटर का यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ डाला तो क्या है, वेलकम शारिक। तो अभी मतलब गेट ओपन हुआ है मेरे लिए और एक पर्सन बाहर खड़ा है, वो भी एंटर नहीं हुआ है। तो वो एंटरिंग जब वो कर रहा होगा तो हमने एक सेंसर वहां पे कनेक्ट किया है, सो दैट कि वो हमें बताएगा कि अभी कोई ऑब्जेक्ट जो है क्रॉस कर रहा है उस गेट को या उस एक्सेस सिस्टम को। तो यहाँ उसके लिए हमने एक सेंसर है। तो सेंसर जैसे ही मैंने सेंसर को प्रेस किया, वो तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, स्क्रीन पे चेंज हुआ एंट्री। वो एंट्री हमें कंटिन्यू शो हो रही है। तो जैसे ही मैं उसे रिलीज करूंगा, उस जब वो उस सेंसर की रेंज से आउट हो जाएगा, सो दैट कि वो ऐसे सिस्टम में एंटर कर चुका है। तो जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा तो आप देखोगे उसके बाद मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी और वो जो गेट है और वो जो भी कुछ एक्सेस सिस्टम है वो हमारा क्लोज हो गया। देन यू कैन सी कि कितने पर्सन उस एक्सेस सिस्टम के अंदर जा चुके हैं, इट इज 1। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट मैं एक और यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कितने भी कार्ड्स का एंट्री करा सकते हैं इसमें। ये सब आपको एम्बेडेड सिस्टम में पता लगे। तो आपने देखा जो सेकंड वन इज अक्षय, कोई अक्षय है एंड सिमिलरली उसका एंट्री गेट ओपन हुआ है। फिर से मैंने इसको प्रेस किया, उसकी एंट्री शो हो रही है एंड देन आफ्टर रिलीजिंग देन लुक कि आपको रिवर्स प्रोसीजर यहाँ पे शुरू हो गया। सिमिलरली अगर इसी कार्ड को मैं दोबारा शो करता हूँ जो परमिसेस के अंदर से, मैंने उसी कार्ड को दोबारा शो किया, तो आप देखेंगे पहले वेलकम लिखा रहा था, नाउ यू कैन सी थैंक यू। और ये एग्जिट वाला गेट हमारा ओपन हो गया। और ये सेकंड वाला सेंसर हमारा ये दिखा रहा है कि अब एग्जिट कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है। देन आफ्टर रिलीजिंग आपने देखा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे आपको काउंट की वैल्यू भी कम हो गई, मतलब वो ये भी बता रहा है कि साथ साथ कि कितने लोग इस एक्सिस को इस एक्सिस के एंटर कर चुके हैं और एग्जिट कर चुके हैं। ओके, तो इस तरह का सिस्टम एक मैंने यहाँ बनाने की, समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप ये चीज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्सेस सिस्टम में आप और क्या क्या एनहांस कर सकते हो। आप यहाँ पे जीएसएम का यूज कर सकते हो, सो दैट कि अगर कोई आपके सिस्टम के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज जनरेट होगा कि समवन ट्राइंग टू एक्सेस योर परमिशन एंड ऑल। तो वो जीएसएम का प्रोसीजर भी आप माइक्रो कंट्रोलर से ही कनेक्ट करते हो। जैसे आप मोबाइल फोन में देखते हो तो उसमें जीएसएम एंड जीपीएस दोनों ही चीज इनबिल्ट होती हैं। तो वो किससे कम्युनिकेट कर रही हैं, उस माइक्रो कंट्रोलर से। और जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमें कहाँ दिखता है, इस डिस्प्ले पे। तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे वर्क करने के लिए हमें किसकी चीज के बारे में पता होना चाहिए, हमें कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए कि उस कंट्रोलर से हम पेरिफेरल डिवाइसेस को किस तरह से कम्युनिकेट करा सकते हैं, लाइक मोटर्स, जिन्हें मैंने एक्चुएटर्स का नाम दिया। डिस्प्ले, डिस्प्ले जरूरी नहीं है आपकी डिस्प्ले एक डिजिटल, एक ही डिजिटल डिस्प्ले, मतलब आपकी क्या नाम है,
एलईडी डिस्प्ले हो, कोई सी भी डिस्प्ले हो सकती है आपकी, TQFP डिस्प्ले भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले प्रेजेंट इन द मार्केट। तो डिपेंड करता है आप कौन से अपने प्रोजेक्ट में कौन सी डिस्प्ले यूज कर रहे हो, तो आपको उस तरह की डिस्प्ले पे वर्क करना आना चाहिए। ओके, तो ये मेरा थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट का मैंने आपको समझाना था कि किस तरह से हम काम करेंगे। तो अब मैं इसमें से कुछ चीजें पे मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इसमें काम करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर और कंट्रोलर का यूज हम लोग क्यों करते थे। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ओनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वेयर माइक्रो कंट्रोलर कंटेन सीपीयू मेमोरी एंड ऑल। ठीक है, इसने बोला कि प्रोसेसर में कुछ भी मेमोरी नहीं होती थी, और सारी जो मेमोरीज का और इनपुट आउटपुट का सिस्टम है वो सब हमारे कंट्रोलर में इनबिल्ट मिलता है, बट प्रोसेसर में ऐसा नहीं था। तो जब प्रोसेसर कंट्रोलर्स नहीं थे तो क्या हम एम्बेडेड डिवाइसेस नहीं बना रहे? हम तब भी वो चीजें बना रहे थे। तो हमें क्यों रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि हमें प्रोसेसर के बजाय कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा यहाँ पे कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें माइक्रो कंट्रोलर पे जाना पड़ा जबकि हम प्रोसेसर से भी अपना काम कर रहे हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट 100% हो चुका है, बट अब हम वर्क जो कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो वर्क किस पे करते हैं? पावर कंजप्शन और साइज। हम कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक, जैसे अगर मैं एलईडी स्क्रीन की बात करूं, टीवी की बात करूं, तो टेलीविजन हमारे पास बहुत पहले आ चुका था। बट आपने टेलीविजन में क्या क्या चेंजेस देखे? ना कुछ भी चेंजेस नहीं है। स्क्रीन की क्वालिटी और उसका साइज और साउंड क्वालिटी, इसके अलावा हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? साइज कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्यों जरूरत पड़ी, क्यों प्रोसेसर में पॉसिबल नहीं था, तो मैं बताता हूँ। और प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, हमारे लैपटॉप्स में डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लाइक प्रोसेसर और कंट्रोलर दोनों ही देखने में आइडेंटिकल थे, मतलब आईसी लाइक स्ट्रक्चर था, इनकी बहुत सारी पिंस इस तरह से बाहर हैं यहाँ पे। तो अगर आपके सामने कोई आईसी और कंट्रोलर दोनों दे दे तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते थे बिना उसकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़े कि ये कंट्रोलर है या प्रोसेसर है। दोनों ही देखने में एक जैसे थे। बट अब मुझे प्रोसेसर से कुछ कम्युनिकेशन कराना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि एक सेंसर कनेक्ट करूँ विच इज टेम्परेचर सेंसर, और मुझे उस टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट, वो जो टेम्परेचर सेंसर का जो आउटपुट है वो लेट करो कि वो हमें एनालॉग फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई टेम्परेचर सेंसर 1 डिग्री कुछ सेंस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ लेट कर लेते हैं, वो 10 मिली वोल्ट हमें क्या आउटपुट दे रहा है एनालॉग फॉर्मेट में, वोल्टेज की फॉर्मेट में हमें आउटपुट दे रहा है। कुछ सेंसर्स होते हैं जो डिजिटल में भी रिप्लाई देते हैं हमें, बट मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो सेंसर है वो हमें एनालॉग फॉर्मेट दे रहा है। अब प्रोसेसर से मैं चाहता हूँ कि ये इस एनालॉग को एक्सेप्ट करे और मुझे इसका डिजिटल आउटपुट निकाल के दे, तो ये प्रोसेसर ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक सेपरेट आईओ डिवाइस सेपरेट इस प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करनी पड़ी। ओके, ठीक है, इस प्रोसेसर के साथ मुझे कनेक्ट करनी पड़ी, और यहाँ पे मैंने कोई एनालॉग वैल्यू दी और इसने मुझे यहाँ से उसकी डिजिटल वैल्यू विच इज 0101 के फॉर्मेट में निकाल के दी। ठीक, अब मैं चाहता हूँ सीरियल कम्युनिकेशन कराना। अभी आप लोग सिर्फ समझो, मैं धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करूंगा। और अब मैं चाहता हूँ कोई सीरियल कम्युनिकेशन कराना, तो प्रोसेसर ये भी काम नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक सेपरेट सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस लगानी पड़ी। सिमिलरली मैं कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ, उसके अंदर कोई डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं कर सकता, मुझे एक मेमोरी डिवाइस अलग से लगानी पड़ी। अगर मैं मेमोरी लगाऊंगा तो मुझे रैम रोम भी लगाना पड़ा, तो मैंने रैम रोम भी सेपरेट लगाया। तो हुआ क्या कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, तो मेरा जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हो जाएगा। सब कुछ मुझे एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ रहा है, इंटरनली कुछ भी नहीं है। तो प्रोसेसर बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पे? प्रोसेसर यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग स्पीड जनरेट कर रहा है। अब वो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, आपने देखा होगा लैपटॉप्स में पढ़ा होगा कि 2.5 गीगाहर्ट्ज, 80 की क्या नाम, 3.24 गीगाहर्ट्ज, इतने गीगाहर्ट्ज में हमारा प्रोसेसिंग लिखा होता है, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। लेट करते हैं, मैं गीगाहर्ट्ज पे नहीं, लेट कर लेते हैं कि हमारा मेगाहर्ट्ज में है। लेट से कि इट इज 8 मेगाहर्ट्ज, कितना, 8 मेगाहर्ट्ज, कि हमारा कोई प्रोसेसर है जो 8 मेगाहर्ट्ज है, लैपटॉप ही कंसिडर कर लेते हैं। अब मैं आपको रोल बताऊंगा तो ये बेसिकली करेगा क्या। आपने देखा कि यहाँ पे कोई एनालॉग वैल्यू आई और उसका डिजिटल आउटपुट वो दे रहा है, तो कितनी देर में वो हमें उसका डिजिटल आउटपुट देगा, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर की स्पीड पे। जैसे अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई f इक्वल्स टू
1/t, अगर आप उसको टाइम पीरियड में चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/t। होप आप लोगों को ये वाली चीज सबको पता हो, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में निकालोगे तो F इक्वल्स टू 1/t, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1/8 US। 1/8 US, तो उसका जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 1/USG, माइक्रो सेकेंड की। तो अगर आप इसको गो करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो 0.25 US आपका आंसर आया। तो हमारे पास एक टाइम पीरियड आया, क्या जनरेट आया कि कोई भी प्रोसेसिंग होगी, कोई भी सिग्नल हाई टू लो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करो तो वो इस फॉर्मेट में होगा, हाई टू लो की फॉर्मेट में। तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 1/t, विच इज 0.25 माइक्रो सेकेंड इफ योर फ्रीक्वेंसी इज 8 मेगाहर्ट्ज। तो ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लैपटॉप से ए ट्रांसमिट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे रेज करा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये ए कितनी देर में मुझे यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा, वो बटन प्रेस करते ही दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड लग रहा होगा ना प्रोसेसिंग में। तो लेट्स से कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड 8 मेगाहर्ट्ज है, तो 0.25 माइक्रो सेकंड में एक क्लॉक जनरेट हो रही है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने में कितनी क्लॉक जनरेट होंगी। ओके, तो ए एक अस्काई वैल्यू है, आप लोगों को मालूम होगा, और अस्काई वैल्यू होती है हमारी ए की 65। कितने लोगों को अस्काई वैल्यू के बारे में मालूम है, प्लीज यस से यस और नो इन चैट बॉक्स। सर ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सबको ही अस्काई वैल्यू के बारे में मालूम है। ओके ओके, ठीक है, तो अब ये अस्काई वैल्यू में थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ, अस्काई वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में सेम सिमिलरली, मतलब बिना किसी ऑब्स्टिकल के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। जैसे आप लोगों को मालूम है कि स्पेस में बहुत सारे स्पेस स्टेशन हैं, जैसे अमेरिका का खुद का एक स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन है ना, रशिया का भी है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है वो स्काई फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लेकिन जब चाइना अपने स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है तो वो स्काई फॉर्मेट में नहीं करता, उसका फॉर्मेट अलग है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे मार्केट में, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आ रही है, वो सब स्काई पे भी, भले ही वो किसी और पे भी काम करती हो, बट स्काई पे भी काम करेंगी, ताकि इजीली हम जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप दुबई गए और या किसी दूसरे कंट्री में गए, वहां से लैपटॉप लेकर आए, तो आप कीवर्ड्स देखोगे उनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो जो उनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होगा उसकी अस्काई थोड़ी होती है, उनकी खुद की एक सेपरेट टेबल होती है, कैरेक्टर टेबल होती है। तो ऐसे ही एक अस्काई टेबल होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अस्काई ये सब क्यों बनाए गए, खुद के प्राइवेसी के लिए बेसिकली। तो अभी लैपटॉप है, जैसे मैंने बोला कि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज करती है पूरा वर्ल्ड, है ना, तो यहाँ पे अस्काई एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो ए इक्वल्स टू 65 इसकी डेसिमल वैल्यू, अगर आप बाइनरी जाएं तो 01000001, तो ये हमारी बाइनरी है। तो मोर ओवर क्या मेरे कहने का मतलब, ये जब भी आपने ए प्रेस करा अपने कीबोर्ड पे तो क्या ट्रांसमिट हुआ, ये वैल्यू, ठीक है। हम क्योंकि डिजिटली वर्क किस में होता है, बाइनरी में, आप उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी को डेसिमल में तो आपको 65 दिखेगा, है ना। डेसिमल को कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ए दिखेगा, ठीक है। वो दिख भले ही हमें ए रहा है, तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर शो हो रहा है, क्योंकि हमें यूजर को रिक्वायरमेंट कैरेक्टर की है, 65 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी का अगर आप हेक्साडेसिमल में देखना चाहोगे तो 0x41 हमें ये दिखेगा। तो आप 0x41 ट्रांसमिट करो तो भी उसका मतलब ए ही है, या ये बाइनरी में ट्रांसमिट करूं तो भी ए ही है, या 65 ट्रांसमिट करूं तो भी वो उसे ए ही समझेगा। तो अब यहाँ पे हमें बाइनरी फॉर्मेट क्यों निकालना पड़ा, ये पता लगाने के लिए कि मेरा जो ए है वो कितनी स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है। मैं अभी भी हम वहां बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेसर का काम क्या है बेसिकली, और हमें प्रोसेसर को हटा के कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जबकि प्रोसेसर से भी हम वही सारे काम करवा पा रहे थे जो कंट्रोलर से भी करा रहे हैं। मैंने बताया एक्सटर्नल पेरिफेरल ज्यादा लगाने होते थे, और ज्यादा लगाने की होने की वजह से उसका साइज बहुत फास्ट हो जाता था। मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ, ओके। ये इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी इंटरव्यू में आपसे जैसे आप फाइनल ईयर आप क्रॉस कर जाओगे तो इंटरव्यू में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको आर्टोस पे कितना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कितना काम आता है, और ये क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है ये कॉलेज से अभी पास आउट हुआ है, इसको कोई प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होगी।
बट वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इसे डीप नॉलेज कितनी है। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पूछ लेते हैं कि प्रोसेसर बेसिकली वर्क कैसे करता है और क्या रोल है उसका। तो आप लोग बताओगे कि प्रोसेसर में क्या होता है कि बहुत सारे पेरिफेरल्स नहीं होते, कंट्रोलर के अंदर पेरिफेरल्स होते हैं, रैम और रोम होती है, वो तो डिफरेंस हो गया। बट वर्किंग रोल क्या है प्रोसेसर का? अब लैपटॉप में भी तो प्रोसेसर लगा ही है, तो हम कंट्रोलर पे ही क्यों नहीं चला रहे हैं? तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके तो नाउ A = 65 और ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी वैल्यू। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने बोला कि 8 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से क्लॉक चलेगी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे क्लॉक चल रही होगी, मतलब 0.125 माइक्रोसेकंड का ऑन टाइम, 0.125 माइक्रोसेकंड का ऑफ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक मेरी एक क्लॉक है, ये मेरी पूरी एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब आप टाइम पीरियड निकालते हो तो वो हाफ का निकालते हो, 1/t का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 0.25। ये किसकी जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये डेसिमल, ये डिजिटल नहीं है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। और लेकिन जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है, कितनी वैल्यू लिखी है, ये लिखी है मैंने बाइनरी वैल्यू। और जो मैं इसी बाइनरी वैल्यू का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम पीरियड चेक कर रहा हूँ। तो आपने देखा ये जीरो कितनी देर में ट्रांसमिट होगा, एक 0.125 माइक्रोसेकंड में। अगला वन कितनी देर में ट्रांसमिट होगा, अगले 0.125 माइक्रोसेकंड में, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि ये लेकिन ये 0.125 डेसिमल में है, तो ठीक है। तो अब मैं इस बाइनरी का डेसिमल निकालोगे तो 2 की पावर क्या होगा, 8। 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 8, और यहाँ पे कितना आएगा, 256, ठीक है। अब एक, तो कितने स्टेप हो गए हमारे पास, 256 स्टेप हो गए। तो 256, एक स्टेप कितना बड़ा है, 0.125 टाइम पीरियड ले रहा है एक स्टेप। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा 0.125 माइक्रो सेकंड में, तो आपके पास यहाँ, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 0.125 माइक्रो सेकंड में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32 यूएस। तो क्या समझ में आया, तो 32 माइक्रो सेकंड लग रहे हैं आपके ए को ट्रांसमिट होने में। इज दैट क्लियर? तो प्रोसेसर बेसिकली क्या डिसाइड कर रहा है, स्पीड, कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन होगा तो वो कितनी स्पीड से होगा, क्योंकि जो स्पीड की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो प्रोसेसर से आ रही है। अब मेगाहर्ट्ज तो बहुत छोटा है, इसीलिए लैपटॉप्स में हायर डेटा हमें ट्रांसमिट कराना होता है, इसलिए प्रोसेसर हमारा क्या होता है, गीगाहर्ट्ज में होता है। होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि बेसिकली प्रोसेसर का रोल क्या है, सिर्फ इतना रोल है और नथिंग एल्स। हालांकि उसमें इंटरप्ट वगैरह भी होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, बट मेरा जर्नली आपको ये बताने का था कि इसमें हम किस तरह से वर्क करते हैं। तो होप इतना आप लोगों को समझ में आया, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके अतुल से, ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि हम सेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर आंसर का मैं सेशन रखूंगा, जिसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या एम्बेडेड में और कितना आपको किस तरह से जाना चाहिए, हम इस पे एक डिस्कशन रखेंगे 5 to 10 मिनट्स का। 0x41 क्या है, 0x41 इसका हेक्सा डेसिमल है, तो किसी भी बाइनरी को हेक्सा में भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बदलते हैं वो आप सीख जाओगे, इवन आपको पता होगा, शायद पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आ जाता है, बट कोई बात नहीं है। 8421 हमारा फॉर्मेट होता है, जो क्या करता है, चेंज करता है किसको, हमारे बाइनरी को हेक्सा में, ठीक है। तो डिपेंड, आप, मैंने बोला ना कि आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, बट जो इंटरनली मशीन यूज कर रही होगी वो बाइनरी यूज कर रही होगी। तो मैंने बोला आइदर आई कैन राइट 0x41, इट इज ऑल्सो मीन ए इन कैरेक्टर। ओके, तो 8421 ये हमारा फॉर्मेट होता है। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊं, तो यहाँ पे आप बाइनरी लिखो 0000001, तो आप यहाँ पे 8421 के हिसाब से देखोगे कि इस 8421 में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 1। तो ये मैं और ब्रीफली बाद में जब आप स्टडी करोगे एम्बेडेड सिस्टम के, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमने क्या करा, इस ड्रॉबैक हमारा क्या पता लगा, ड्रॉबैक हमें प्रोसेसर का ये पता लगा कि सब कुछ सेपरेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो रहा था। तो आपने पहले देखा भी होगा कि जो पहले की जो रोबोट्स या पहले की जो डिवाइसेस थी वो बहुत बड़ी बड़ी और आती थी, तो उसके हमने रिमूव करके क्या बनाया, माइक्रो कंट्रोलर्स को लेकर। माइक्रो कंट्रोलर, मैंने बोला दोनों ही कंट्रोलर और प्रोसेसर देखने में एक जैसे होते हैं, तो ये मैंने माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगाया। तो जो चीजें हमें प्रोसेसर में सेपरेट लगानी पड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि कंट्रोलर में भी नहीं लगानी पड़ेंगी, हम कंट्रोलर में भी सेपरेटली कनेक्ट करेंगे बहुत सारी चीजों को, बट कम कनेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें इसके अंदर ही मिल जाएंगे, लाइक सिंपल रैम, रोम, प्रोसेसिंग स्पीड,
तो सबसे पहले मुझे उन सारे पेरिफेरल्स को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? प्रोसेसर की। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सीपीयू क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर हमने यहाँ पे एक छोटा सा सीपीयू डाल दिया कंट्रोलर के अंदर। अब सीपीयू को वर्क कराने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मुझे सीपीयू को वर्क कराने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे इनमें से किसी एक पिन पे, यहाँ पे कहीं कुछ पावर की पिन होंगी, आप पिन डायग्राम्स पढ़ते होंगे कंट्रोलर में, प्रोसेसर में, तो वहां पे आपने पावर दे दी। अब पावर के बाद कंट्रोल, इस सीपीयू फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करोगे? तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है? कोई बताएगा? आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। और यहाँ मैंने आपको कुछ ये पीपीटी शो करी है, तो पीपीटी में वही सब चीजें, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मैं ये कुलदीप सर को सेंड कर दूंगा सो दैट कि आप लोग यहाँ से उनसे ले लो। ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने बोला है कि आई डोंट नो। तो किसी को मालूम है कि ऐसी, आप सबको मालूम है, ऐसा नहीं है, मालूम सबको, ऐसी एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक में, हम सबने पढ़ी है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरवल। चेंज इन इंटरवल मतलब ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड इन डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स, है ना? और ऑसिलेशंस कैसे जनरेट होते हैं? बाय यूजिंग ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर सबने पढ़ा है ना? तो ऑसिलेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लगा लेते हैं, कंट्रोलर में, आप कहीं भी कंट्रोलर देखोगे तो कंट्रोलर में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा, जिसको पावर मिलती है तो उसके अंदर का क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेशन से हमें इस तरह की कुछ वेव फॉर्म मिलती है, और वो जो वेव फॉर्म है वही हमारे फ्रीक्वेंसी होती है। तो अलग अलग वैल्यूज के क्रिस्टल ऑसिलेटर आते हैं। हमें बहुत अगर बहुत बड़े प्रोसेसिंग में काम करना है तो हम एक सेपरेट प्रोसेसर कनेक्ट कर देते हैं। लैपटॉप में एक सेपरेट प्रोसेसर कनेक्ट कर देते हैं फॉर सेपरेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। बट अगर आप सिंपल माइक्रो कंट्रोलर से कुछ कम्युनिकेशन कराते हो तो कंट्रोलर के साथ एक आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कंट्रोलर जो वर्क करे वो किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करेगा। तो उस क्रिस्टल ऑसिलेटर से हमें वैल्यू यहाँ मिलेगी, और यहाँ एक अंदर एक बस होती है। मैं थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अंदर क्या होती है? एक बस होती है, और उस बस से वो सारे पेरिफेरल डिवाइस, मैक्सिमम पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं जो आपने क्रिस्टल उस प्रोसेसर से सेपरेटली कनेक्ट करे। तो हमें उतने प्रोसेसर, उतने पेरिफेरल्स को सेपरेट कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या हो गया? छोटा हो गया। ओके, तो अब टॉपिक्स पे, और अब हम कोडिंग लैंग्वेज और थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम इसके हार्डवेयर पर काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा कंट्रोलर है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें जो हम पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, किस तरह से वो काम करेगा। आफ्टर सेशन सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड, नॉट एग्जैक्टली मंगम महेश। आफ्टर सेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और सर्टिफिकेट का आपको, शायद आप शुरू में जो आपने ज्वाइन नहीं करा था, सर ने आपको बताया था कि किस तरह से सर्टिफिकेशन दिया जाए। ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर्स में हम लोग किस तरह से वर्क करने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट इन मार्केट। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कार्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर सबका काम एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही। किसी में कुछ फंक्शनलिटी ज़्यादा है, किसी में कुछ फंक्शनलिटी कम है। डिपेंड करता है आपको किस तरह की प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसी तरह का माइक्रो कंट्रोलर आप सेलेक्ट करो। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को कहीं साथ में जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 सीटर गाड़ी में चले जाओगे, 10 15 20 लोगों को जाना है तो आप एक बड़ी गाड़ी का यूज करोगे। सिमिलरली ऐसे ही कंट्रोलर का सिलेक्शन होता है कि जितने ज्यादा आपको कंट्रोलर से टास्क या परफॉर्मेंस करानी है, उस हिसाब से आप कंट्रोलर का सिलेक्शन करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी फैमिलीज हैं कंट्रोलर की। तो कुछ फैमिलीज के नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले पिक एक फैमिली है, एवीआर एक फैमिली है, एआरएम में भी एक फैमिली है। एआरएम फैमिली में जो इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है वो हो रहा है एसटीएम फैमिली है, ठीक है। तो ये एसटीएम और एआरएम हमारे 32 बिट कंट्रोलर्स हैं, 32 बिट्स कंट्रोलर। और जो एपिक और एवीआर हैं ये हमारे 8 बिट कंट्रोलर हैं। 8 बिट कंट्रोलर, बिट्स आपको मालूम है, ये 0 0 0 0 0 1 0 1, ये सब क्या होती हैं? बिट्स होती हैं। दैट मीन्स अगर 8 बिट कंट्रोलर है तो वो एक बार में सिर्फ 8 बाइट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। बट अगर 32 बिट होगी तो वो कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है? ऑलमोस्ट 32 बिट्स का डेटा ट्रांसमिट
कर सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि ARM में AVR और ARM और पे किस तरह के कंट्रोलर्स हैं। ये 8 बिट और 32 बिट के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अगर आपको बहुत वाइड डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप ऑब्वियसली आप लोग ARM पे जाओगे या STM कंट्रोलर्स पे जाओगे, मार्केट में नहीं। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जो यूज है वो STM का है, बड़े प्रोडक्ट्स में। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिक का यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है, AVR का यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, वो उस तरह के कंट्रोलर का यूज करेगी। ओके, जैसे अगर आप मोबाइल फोन कंपनीज में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, आप रिसर्च R&D रिसर्च में जाओगे, तो वहां पे आपको जर्नली 32 बिट STM कंट्रोलर्स पे ही काम करने को मिलेगा। तो वहां जाके आप ये ना सोचें कि 8 बिट पे तो हम काम कर ही नहीं रहे, AVR ARM पे, तो क्योंकि वो कंपनी है वो जो इस तरह का काम करती है। ठीक है, जैसे माउस है, आपका आजकल माउस देखे, माउस में 8 बिट भी कंट्रोलर्स बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस कंपनी में आप कहाँ कैसे काम कर रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं है जैसे बहुत लोग आके बता देते हैं कि पिक अब बेकार हो चुका है, पिक के बाद अब AVR आया था तो AVR नया है, ऐसा कुछ नहीं है। या पिक नया है, पुराना कुछ नहीं है। हाँ, पुराने जो कंट्रोलर्स हैं वो 8051 8055 जो आपके प्रोसेसर कंट्रोलर्स थे, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। तो हमारा जो कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, नोट करिए, रिस्क एंड सिस्क। शायद आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स में पढ़ा भी होगा, रिस्क एंड सिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो हमारा जो आजकल का जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में है, वो सब रिस्क बेस है, RISC बेस है। सिस्क बेस अब हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिस्क में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कैपेसिटेंस से थी, और आज जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर से कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो रिस्क बेस ही हैं, बट उनकी फंक्शनैलिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस है, कोई कितना वर्क कर सकता है, कोई कितना नहीं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल AVR में से ले लेता हूँ। 8 बिट कंट्रोलर्स में से इसमें बहुत सारी IC हैं। AVR बेसिकली एडवांस वर्चुअल रिस्क मशीन, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है जनरली, बट मैन्युफैक्चरर्स ने और बनाने वालों ने बोल दिया कि एडवांस वर्चुअल रिस्क मशीन इसका नाम दे दिया है ना। इसका भी एडवांस, ठीक है। अब मैं आपको इस AVR में से एक IC सेलेक्ट कर लेता हूँ, 80 मेगा 16। आप में से किसी ने ऑर्डिनो वगैरह पे काम किया है? कुछ आई थिंक किसी ने ऑर्डिनो वगैरह पे काम किया होगा आप में से, है ना, ऑर्डिनो वगैरह कंट्रोलर्स पे। इसमें आप कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह पर डेवलप करते हो। तो क्या होता है, ऑर्डिनो वगैरह क्या है कि एक ओपन सोर्स है, ऑलरेडी उसमें कोड नहीं लिखना पड़ता, हमें प्रॉपर लॉजिक इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, हाँ, बट जो प्री डिफाइंड कोड है, फर्मवेयर है, उसकी ऑलरेडी डिजाइंड है। तो हमें बस फंक्शंस का यूज करना होता है, सो अब बहुत ईजी काम हो जाता है। तो वो प्रोजेक्टल वर्क के लिए अच्छा है, बट इंडस्ट्री में भी ऑर्डिनो यूज होता है, बट इंडस्ट्री में उसका फर्मवेयर खुद डिजाइन करना होता है। तो अगर हमें बेसिकली नहीं पता होगा तो ऑर्डिनो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्डिनो आपको बस एक फाइनल आउटपुट शो कराने के लिए काफी है, बट इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू होता है तो आप प्लीज वहां ना बोलें कि आप को ऑर्डिनो आता है। तो वो ये समझेंगे कि अगर आप बोलोगे ऑर्डिनो आता है तो दैट मीन्स इससे कंट्रोलर की ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनो एक कंट्रोलर नहीं है, ऑर्डिनो एक एनवायरमेंट है, डेवलपमेंट बोर्ड है, जो आपको आपके टास्क को आसान कर रहा है। लेकिन बैकएंड में क्या वर्क हो रहा है आप नहीं जानते। कभी किसी कंपनी ने कोई नई IC लॉन्च करी और उस पर आपको काम करने को दिया, तो आपको रजिस्टर वाइज जब तक काम नहीं आएगा आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। ऑर्डिनो पे काम करना अच्छा है, ताकि आपको फाइनल आउटपुट्स मिल जाए। जैसे इनिशियली, जैसे मैंने आपको शुरू में खोल के क्या दिखाया था, एक प्रोजेक्ट दिखाया, और आपको या फिर एक बने बनाए एक एम्बेडेड डिवाइस आपको हाथ में दे देता और आप चला के देखते, आपको लगता है वाह बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन बैकएंड वर्क आपको नहीं आता, मतलब आपको गाड़ी चलानी आती है, बट गाड़ी के अंदर किस तरह से वर्किंग प्रोसीजर हो रही है वो नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं आपको ये एटमेगा 16 यूज कर रहा हूँ। हालांकि ऑर्डिनो के अंदर एटमेगा कौन सी होती है, 328, ये वाली IC होती है एटमेगा 328। तो आप अगर 16 या 328 को खुद से फर्मवेयर डिजाइन कर सकते हैं तो दैट्स ओके। 328U नहीं होता निखिल, 328P होता है, 328U नाम की कोई IC नहीं है। ओके, तो वो जो एक्चुअल में है वो 328P होती है। ठीक, चलो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी है, ठीक है। अभी हम आपको दिखा देता हूँ, एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे प्रोटीएस, उस पे हम वर्चुअल हार्डवेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? किसी भी सिस्टम का यहाँ पे वर्चुअली हार्डवेयर देखेंगे। कोई हार्डवेयर मैं आपको ऐसे लाइव नहीं दिखा सकता,
तो इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज किया वर्चुअल हार्डवेयर का। यहाँ पे आप कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट सेलेक्ट करा एटमेगा 16। ठीक है, तो ये आपने देखा एटमेगा 16 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आप इस आईसी को सिलेक्ट कर लोगे। अभी जैसे मैंने बोला कि ऑर्डिनो की आईसी यहाँ पे ले सकते हो। ऑर्डिनो बोर्ड नहीं, ऑर्डिनो आईसी। बोर्ड एक अलग है, आईसी एक अलग है। जैसे देखो ऑर्डिनो यहाँ पे लिखा हुआ, ऑर्डिनो यूनो लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड आ रहा है। तो मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर लगी आईसी की बात कर रहा हूँ। तो एटमेगा 328। अब यहाँ पे देखो 328 पी नाम से ही आ रहा है। ठीक है, किस नाम से आ रहा है? पी नाम से आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ 328 नहीं ले रहा हूँ, मैं एटमेगा 16 ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एटमेगा 16 सेलेक्ट करी और ये आईसी है। मैंने देखा, ये देखो आईसी लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कंट्रोलर और प्रोसेसर का होता है। अब इसमें आपको कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि वीएसएस और ग्राउंड, मतलब एक पावर की पिन और एक ग्राउंड की पिन इस कंट्रोलर में यहाँ वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे शो नहीं कर रखा, बट अगर आप आईसी का पिन डायग्राम चेक करोगे तो वहां पे होगा। एक चीज। दूसरा मैंने बोला कंट्रोलर में सबसे पहले पावर और उसके बाद क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमें पिन दे रखी है। तो वो आप देख रहे हो XTAL1 XTAL2। कोई भी कंट्रोलर अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ एटमेगा का कोई भी कंट्रोलर सेलेक्ट कर लूँ, कोई भी, ये मान लो मैंने 162 सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस 162 में भी आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर दिख रहा है, XTAL1 और XTAL2। हर कंट्रोलर में क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना प्रोसेसिंग नहीं चलने वाली। एक चीज फिर आपने यहाँ पे देखा कि कंट्रोलर में यहाँ पे 8 पिंस के ना ऐसे सेट बने हुए हैं। ये यहाँ पे सेट बना हुआ है, यहाँ ए, और यहाँ पे कुछ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। हर कंट्रोलर में ऐसा ही होगा। किसी में हो सकता है ये सेट, जैसे इसमें 4 है तो किसी में 5 6 8 ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब ये 8 पिन का 8 पिन का सेट क्यों बना हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 99% यही होता है कि ये 8 पोर्ट्स, इन्हें पोर्ट्स बोलते हैं। जो कलेक्शन ऑफ पिन्स है इनको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट। जैसे इसका नाम दे दिया पोर्ट ए, इसका नाम दे दिया पोर्ट बी, इसका नाम पोर्ट सी एंड पोर्ट डी। ईच पोर्ट हैविंग 8 पिन। ठीक है, हर एक पोर्ट में 8 पिन है, PA0 PA1 टू PA7 एंड PB0 टू PB7 एंड सो ऑन। अगर कोई दूसरा कंट्रोलर होगा तो उसमें हो सकता है कि पोर्ट ABCDEF हो, है ना। डिपेंड कर, मैंने बोला ना कि जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कंट्रोलर का सिलेक्शन करोगे। एक चीज, ये कैसे अंदाजा लगाऊंगा? आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये 8 बिट कंट्रोलर है या 32 बिट कंट्रोलर है। तो जनरली जो एक पोर्ट होगा वो अगर उसमें 8 पिन हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये आपका 8 बिट कंट्रोलर है। अगर 32 पिन होगा तो आप कंसिडर करोगे कि एक पोर्ट में कितनी पिन होंगी? 32 पिन होंगी। जैसे मैं आपको एक ARM की कोई आईसी लगा के दिखाता हूँ, ARM की। यहाँ पे आप दोबारा से यहाँ जाओ, यहाँ लिखो LPC21। तो यहाँ आपने ये आईसी सेलेक्ट करी तो आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 ही पोर्ट हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 2 पोर्ट है। ये आईसी थोड़ी 32 पिन की आईसी है तो आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ क्या लिखा है? P0.0 और यहाँ क्या लिखा है? P0.31। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पिन है? 32 पिन हो गई। ये एक ही पोर्ट है और अगला पोर्ट आपका ये है। तो एक पोर्ट में ए, मतलब एक पोर्ट में जितनी पिन्स हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कंट्रोलर कितने बिट का कंट्रोलर है। तो ये हमारा 8 बिट का कंट्रोलर। लेकिन ऐसा 99% ही होता है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्रोलर है तो 8 बिट का या है तो 32 बिट का, बट पिन अवेलेबल उसमें 27 है या 8 बिट में 7 पिन है। वो ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट मैक्सिमम यही होता है कि जितने कंट्रोलर के अंदर पोर्ट हैं उन पोर्ट के अंदर जितनी पिन है उतने बिट का ही माइक्रो कंट्रोलर हमारा होगा, ये अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, तो एक बार में हम 8 बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सिंगल पोर्ट, पोर्ट ए पे। अब मैं एक चीज करता हूँ, कोई एक, मैंने बोला कि हम रोबोटिक्स में हमें किस किस चीज की जरूरत है? एक एक्चुएटर की, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, जिसकी हेल्प से हम कि अपने रोबोट के आर्म को क्या कर सकते हैं? मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे मूवमेंट देना है किसी चीज में, किसी मतलब मैंने आपको कोई एक कार्ट दी, कार्ट नहीं, एक 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 प्लेन शीट दे दी, आयरन शीट दे दी, और मैं कहूँ कि इसको मूव कराने की कोशिश करो, तो आप क्या करोगे? उसमें व्हील कनेक्ट कर दोगे सो दैट कि वो आराम से मूव होने लगेगा। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिकली उसे मूव कराना है तो मैं वहां पे एक मोटर लगाऊंगा और उस मोटर से व्हील कनेक्ट कर दूंगा, वो आराम से रोटेट हो सकता है। अब जो मूवमेंट होता है रोबोट का वो डिपेंड करता है रोबोट को किस तरह के सरफेस पे
ट्रैवल कराने वाले हो। अगर आप फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हो तो वहां पे आप आराम से दो मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। लेट से कि बहुत रिजिड सरफेस है, आप वहां पे मोटर को रोबोट चलाना चाहते हो, तो वहां पे आपको किस चीज की, आप चार व्हील तो नहीं लगाओगे, वहां पे आप ऑक्टो शेप लाइक रोबो बनाओगे, है ना। जैसे आपने एक ऑक्टोपस शेप ला, यहाँ पे एक मोटर लगाई, एक मोटर यहाँ पे लगाई, एक मोटर यहाँ पे लगाई, तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है ना। तो अब क्या होगा कि कोई भी एक सरफेस, मान लेते हैं ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मोटर टच नहीं कर पा रही, बट तीन सरफेस से वो तब भी स्टैंड रहेगा एक रिजिड सरफेस पे भी। तो अंदाजा हो गया कि जैसा एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, उतनी ही ज्यादा मोटर या उसी तरह का स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। ओके, जरूरी नहीं है ह्यूमन लाइक ही दिखे, वो ऑक्टो लाइक भी लग सकता है, ठीक है। तो एक कोई भी देखिए ना, आप देखते हो कि मूवीज वगैरह में भी देखते हो कि इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो आजकल जो रोबोट्स हम बनाते हैं वो उस हिसाब से बनाते हैं कि उस किस एनवायरनमेंट में काम करना है, जहाँ पे वो आसानी से बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर सके और एक पर्टिकुलर किसी भी सिनेरियो में वो स्टैंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, इनकी मूवमेंट के लिए मैं एक नॉर्मल मूवमेंट के लिए एक नॉर्मल डीसी मोटर का यूज होगा। लेकिन अगर मुझे किसी एंगल पे मूवमेंट कराना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप जितने भी, आप सबने एक डिस्कवरी पे एक चैनल देखा होगा जो मेगा फैक्ट्रीज, में हर बार इस चीज का एग्जांपल यूज करता हूँ ताकि एक्चुएटर्स बेसिकली समझ में आ जाए कि मोटर्स का सिलेक्शन कैसे करना है। तो मेगा फैक्ट्री में आप देखते होगे एक कन्वेयर बेल्ट है और एक एक बॉटल है, और बॉटल में कुछ मिल्क या फिर कैचअप वगैरह वो फिल करती जा रही है कन्वेयर बेल्ट पे, है ना। और एक एक आर्म है, वो उस कन्वेयर बेल्ट पे से फिल्ड हुई हुई बोटल्स को उठा के बॉक्स में रखा जा रहा है बार बार। तो आपने देखा होगा जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कि वो इतना इतना ही मूव कर सकता है और इतने इतने टाइम पीरियड पे वो यहाँ से यहाँ जाएगा। फॉर लेट से कि एक मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पे बॉटल्स रखी हुई है, एक यहाँ बॉटल्स रखी है, यहाँ बॉटल रखी है, यहाँ बॉटल रखी है ना, सेम डिस्टेंस पे हमेशा बॉटल रखी होंगी। यहाँ पे एक आपकी आर्म है और यहाँ पे आपका एक बॉक्स है। तो ये क्या करेगा, एक आर्म यहाँ से इसने पिक करा, पिक करने के बाद इसको उठा के रखा यहाँ इस पोजीशन पे, यहाँ रख दिया, फिर पिक करा, फिर इसको उठा के इस पोजीशन पे, है ना। तो क्या आप क्या देख रहे हो, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, यहाँ फिर यहाँ, है ना। मतलब हर बार सॉरी वो यहीं से उठाएगा, यहाँ से नहीं उठाएगा। तो अंदाजा हुआ कुछ, तो क्या हो रहा है, वो एक जो आर्म है वो बेसिकली मूवमेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो एंगल पे मूवमेंट करने वाला एक्चुएटर कौन सा होता है, डीसी मोटर तो नहीं होता, तो वो होता है हमारा सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर। तो बेसिकली हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं वहाँ पे। तो सर्वो मोटर्स क्योंकि 90 और 45-40 इस तरह के एंगल्स पे बहुत अच्छा रोटेट करता है, तो ऐसे रोटेशंस के लिए हम आर्म में वहाँ पे क्या लगाएंगे, एक एक स्टेपर मोटर। अब सॉरी स्टेपर मोटर, सॉरी सर्वो मोटर। अब अगर मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड डिग्री का एंगल चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई कोई 0.47 डिग्री का या 0.1 या 1 डिग्री या 2 डिग्री का, तो आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा जो आपका क्या कहते हैं 3D प्रिंटर होता है, उसके अंदर जो मोटर्स लगी रहती हैं जो उसको आर्म को आगे पीछे रोटेट करा के एक 3D इमेज बनाती हैं। तो वो जो प्रिंटर है वो बेसिकली स्टैपर मोटर का यूज करती है, क्योंकि स्टैपर में बहुत माइन्यूट माइन्यूट एंगल्स पे भी आप काम कर सकते हो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मैं अपना स्टैपर की जगह अपना नॉर्मल एसी मोटर लगा दूंगा, डीसी मोटर लगा दूंगा और उससे काम होने लगेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होप आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम एक्चुएटर्स का यूज कैसे करते हैं। तो उन एक्चुएटर्स का रोल यहाँ पे किस तरह से आप करोगे, कैसे अपने कंट्रोलर से कोई एक्चुएटर को रोटेट या एक्चुएटर का मूवमेंट करा सकते हो, या कैसे आप एक सेंसर के आउटपुट को आईसी के अंदर देके उससे डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अभी। यहाँ पे कोई भी एक कंट्रोलर के हमारे कितने पोर्ट हैं, 4 पोर्ट हैं। इस कंट्रोलर में 4 पोर्ट हैं, तो मैं कोई से भी एक पोर्ट पे एक वर्क करके दिखाता हूँ, सिमिलरली सारे पोर्ट पे फिर वैसे ही काम होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी मोटर से पहले, मोटर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, बजर। अच्छा, बजर तो आपको सुनाई नहीं देगा ऐसे, मैं यहाँ पे उसकी जगह एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, एलईडी ले लेता हूँ, चलो। तो मैंने यहाँ पे कोई एक एलईडी ली और ये एलईडी है। एक चीज, अब मुझे एलईडी को ग्लो करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव देना होगा और यहाँ नेगेटिव। इस वाले सेक्शन को बोलते हैं एनोड, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोलर में यहाँ पे गया, यहाँ मैंने ग्राउंड लगा दिया,
सेपरेट ग्राउंड लगा दिया। अब मुझे इस वाले टर्मिनल पे अगर मैं जैसे ही वो हाई वोल्टेज दूंगा, मेरी एलईडी ग्लो हो जाएगी। इस एलईडी को कनेक्ट करा मैंने पोर्ट डी की PD0, मतलब पोर्ट डी की फर्स्ट पिन से। तो अब मुझे इस फर्स्ट पिन से क्या बाहर निकालना होगा, यहाँ से अगर 5 वोल्ट बाहर निकले, यहाँ से अगर वोल्टेज बाहर निकलेगी, 5 नहीं वोल्टेज अगर बाहर निकलेगी तभी एलईडी ग्लो करेगी। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी, जितने वोल्ट की एलईडी है उतना ही वोल्ट यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक, ये जितना वोल्ट इस कंट्रोलर से निकलता है उतने ही वोल्ट की मैं एलईडी यहाँ पे कनेक्ट करूँ। तो मैं बता दूं, ये जो हमारा एटमेगा 16 कंट्रोलर है ये बेसिकली 5 वोल्ट पे वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ से +5 वोल्ट ही बाहर निकलेगी। ठीक है, अब जो कंट्रोलर की ये पिन्स है ना, ये सारी ये जितनी भी पिन्स हैं, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। इन कंट्रोलर की पिन को मैं 0 और 1 दे सकता हूँ, और इन कंट्रोलर की पिन से 0 और 1 ले भी सकता हूँ। 0 मतलब होगा हमारा ग्राउंड, और 1 मतलब होगा हमारा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज कितना, वोल्टेज 5 वोल्टेज। तो मैंने बोला कंट्रोलर की पिन को सर हमारा सॉफ्टवेयर इन्हीं आईसी में इंस्टॉल होता है। हमारा सॉफ्टवेयर इन्हीं आईसी के अंदर इंस्टॉल होता है, नहीं। ये आईसी जो आप, जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो ना, जो उस वो सेपरेट, हाँ आईसीज में ही होता है, बट कंट्रोलर जरूरी नहीं कंट्रोलर आईसी हो। बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है हमारे पास, एक प्रोसेसर्स हैं, आर्म प्रोसेसर्स हैं, जिनमें कंट्रोलर और प्रोसेसर दोनों ही इनबिल्ट है। वहां पे हम सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं अंकित वर्ग में। हाँ, आईसीज में ही होता है, ये बात सही है। ठीक है, जैसे इस पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मोबाइल फोन का भी लास्ट में, तो थोड़ा आपको होप समझ में आया। हाँ, आईसी के अंदर ही होता है, बट प्रोसेसर और कंट्रोलर दोनों ही एम्बेडेड होते हैं उस बोर्ड के अंदर जहां पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला यहाँ पे +5 वोल्ट, तो +5, अभी मैंने बोला कि कंट्रोलर की पिन को हम क्या, इनपुट और आउटपुट दोनों ही वैल्यू दे सकते हैं। मतलब कंट्रोलर को हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। इनपुट में 0 भी दे सकता हूँ, 1 भी दे सकता हूँ, आउटपुट में 1 भी ले सकता हूँ और 0 भी ले सकता हूँ। डिपेंड करता है किस तरह से काम करना है। एक चीज, अब कंट्रोलर के अंदर हर एक पोर्ट के साथ, मैं जो ये स्ट्रक्चर बार बार आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि एक माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लोगे तो दूसरे को भी पढ़ना पड़ता है, दूसरे के लिए इतनी ज्यादा वास्ट स्टडी नहीं करनी पड़ती। तो मैंने बोला है कंट्रोलर है, तो उस कंट्रोलर में, हर कंट्रोलर में क्या लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे उसके रजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर्स। एक जैसे एक रजिस्टर यहाँ, एक और रजिस्टर यहाँ पे, और एक रजिस्टर यहाँ पे। तो 1 2 3, ऐसे ही इस वाले पोर्ट के साथ 3 रजिस्टर लगे होंगे, ऐसे ही इस वाले पोर्ट के साथ, और ऐसे ही वाले पोर्ट के साथ। अब इन रजिस्टर्स का नाम क्या है, इसका नाम है DDR, इस रजिस्टर का नाम है पोर्ट रजिस्टर, और इस रजिस्टर का नाम है पिन रजिस्टर। अब इन पिन रजिस्टर, पोर्ट रजिस्टर्स का क्या क्या रोल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हम कोडिंग एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। तो कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए आप मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हो कि एक बग जैसे आइकन एक बना रहा है, जिसका नाम है एटमेल स्टूडियो। ठीक है, तो AVR के कंट्रोलर्स का जर्नली हम इसी सॉफ्टवेयर पे कोड राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये ओपन मिलेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे, ये मेरा सॉफ्टवेयर क्या ओपन हो गया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा। आपको वो फोल्डर बनाना है जहाँ पे आप उस कोड को राइट डाउन करोगे, ताकि उसे अपने कंट्रोलर में इनबिल्ट कर सको और वहां से अपना आउटपुट फेच कर सको। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे हम थोड़ा कोडिंग थोड़ी सी लिख के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सी में आप, या C++ में आप कोड लिख सकते हो आप चाहो तो। बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं वैसे तो कोड लिखने के लिए, बट जनरली C और C++ में ही माइक्रो कंट्रोलर्स के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं। उसके बाद लोकेशन, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है SMS के नाम से, तो वहीं मैंने इसको स्टोर करा दिया, देन ओके किया। उसके बाद अभी पूछेगा कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी आईसी हैं, आप कौन सी आईसी के लिए कोड लिखना चाह रहे हो। तो वो है हमारा डिवाइस सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप डिवाइस सिलेक्शन करेंगे। यहाँ मैंने लिखा एटमेगा 16, मैं किस पर काम करना चाह रहा हूँ, एटमेगा 16। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, देन ओके किया। अब आपका एक एनवायरनमेंट यहाँ पे ओपन होगा। बहुत टफ नहीं है,
जितना हमें लग रहा है बहुत आसान है वो किसी भी कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करना। हाँ, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने इंटरव्यूज में देखा होगा तो टेक्निकल कम वो जर्नल अवेयरनेस ज्यादा चेक करते हैं, क्योंकि टेक्निकल तो उन्हें पता लग जाएगा परसेंटेज से। जैसे कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं तो उनका क्राइटेरिया होता है कि 65 टू 75 हम रखेंगे परसेंटेज क्राइटेरिया, और आप अपना फिर आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं। तो वो टेक्निकल बहुत कम पूछते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर पूछेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, कितना वो, क्यों वो ये देखना चाहते हैं कि इन सब चीजों से कितना उसके अंदर एक्स्ट्रा सीसी है, करिकुलर है, और वो कितना लॉजिकल इम्प्लीमेंट करा सकता है। इसलिए एप्टी वगैरह का टेस्ट लिया जाता है। और भी मैं बताऊं, एप्टी वगैरह से कुछ फायदा नहीं है, बट एप्टी वगैरह से ये फायदा है कि कितना लॉजिक इम्प्लीमेंट करा सकता है। ठीक है, ओके। जैसे बोलते हैं ना कि सुडोकू खेलो तो उससे आपको कुछ होगा, हालांकि सुडोकू खेलने से कभी दिमाग ऐसे नहीं बढ़ता, वो सब कहने की ठीक है, बढ़ता भी है, बट मेरा तो नहीं बढ़ा कभी उससे। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें हेल्प करती हैं इंसान के अंदर नई नई चीजों को एनहांस कराने के लिए, एक लॉजिक बनाने के लिए। तो लॉजिक बनाने के लिए आपको लॉजिक्स के साथ खेलना पड़ेगा पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो आप लोगों ने होप आप लोगों ने सी पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड ईयर वालों ने तो ऑलमोस्ट पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज होगी, जो 12th में सी एस वगैरह उन्होंने सी कर रखी होगी। बट नहीं, अगर आप जैसे कोर्स की स्टार्टिंग करोगे तो मैं आपको सी का इतना बताऊंगा, इतना नहीं ऑलमोस्ट बता दूंगा। आप एम्बेडेड में जब आप काम करोगे बल्कि, तो सी का आपको नॉलेज हो ही जाएगा, तो आपको सी सेपरेट सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, तो ओके तो मैंने बोला कि सी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यू आप लिखते हो सी में, जैसे एक लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, सी या सी प्लस प्लस में, तो उन लाइब्रेरीज में आप बहुत सारे वेरिएबल्स वगैरह, अगर आपने वो लाइब्रेरी नहीं इंक्लूड कराओगे तो आप वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते, है ना। आप फंक्शंस का, बहुत सारे फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते, स्कैन एफ प्रिंट एफ फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे एक लाइब्रेरी दी हुई है हमें, इंक्लूड एवीआर स्लैश आईओ डॉट एच। ठीक है, तो ये आईओ डॉट एच लाइब्रेरी में इस कंट्रोलर के अंदर मैंने भी आपको 3 रजिस्टर बताए हैं, डीडीआर, पोर्ट और पिन। सिर्फ यही रजिस्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे। मैं से जोर देके बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि इतने हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं, सॉरी, कि समझ नहीं पाओगे, समझ जाएंगे। ऑलमोस्ट 40-50 रजिस्टर्स होंगे, मोर देन इनफ, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो मैंने बोला कौन सा रजिस्टर पहले मैंने यूज करा, डीडीआर रजिस्टर। अगर मैं, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने पोर्ट डी पे कनेक्ट करा है, तो वहां पे मैं कौन सा कौन सा रजिस्टर का नाम लिखूंगा, डीडीआर डी। अगर मैं पोर्ट ए पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं पोर्ट ए लिखूंगा, अगर मैं पोर्ट सी पे काम कर रहा हूँ तो मैं पोर्ट सी लिखूंगा या पोर्ट बी लिखूंगा। अगर सबको विजिबल है तो प्लीज बताओ यस और नो, या मैं इसको और थोड़ा जूम करूँ, इतना काफी है? ओके, फर्म से ओके। वैसे ये और भी बड़ा हो सकता है, बट इतने बड़े का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कितना करना चाहिए, कितना फिजिबल रहेगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि डी डी आर रजिस्टर मैंने डी पे काम कर रहा हूँ तो मैंने डी डी आर डी लिखा। इसी के बराबर में एक और रजिस्टर है, पोर्ट रजिस्टर, तो वो भी मैं पोर्ट डी ही लिखूंगा। और इसी के बराबर में एक और रजिस्टर है जिसका नाम है पिन रजिस्टर, उसको मैं ये लिखूंगा। ये सारे रजिस्टर कितने बिट के रजिस्टर हैं? ये सब रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर हैं। कितने बड़े हैं? सब 8 बिट के हैं, ये सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं। इनका रोल क्या है और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। तो 8 बिट रजिस्टर हैं, तो इनके अंदर कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट्स होंगी। तो मैं इन सारी बिट्स को ऐसे लिख लेता हूँ। संचिता श्रीवास्तव, आप अपना माइक ऑफ। ओके, तो मैंने बोला कि हमारे डीडीआर रजिस्टर में कितनी बिट, पोर्ट में कितनी बिट और पिन में कितनी में, 8 बिट। सब में मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 8 बिट्स हैं। ठीक है, हर पिन किससे एसोसिएटेड है ये ध्यान दें। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक रजिस्टर है और इसकी बिट नंबर 0 ये है, और इस बिट से कौन सी पिन एसोसिएटेड है? PD 0। अगली बिट PD 1। तो अगर मैं DDR के बिट 0 पे कुछ वर्क करता हूँ, कुछ वैल्यू लिखता हूँ, तो वो किस पिन की वैल्यू पे अफेक्ट, किस पिन पे से रिलेट करेगा? उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो पिन है, PD 0, PD 1, PD 2, PD 3, PD 7। अगर मैं PD 7 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं PD 7 में कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर पोर्ट डी और DDRD या पिन डी रजिस्टर की
बिट नंबर 7 पे कुछ करना पड़ेगा ताकि PD7 से मैं कोई टास्क करा सकूं। ओके, तो ये मेरा बताने का मतलब था। तो अब मुझे करना क्या है, PD0 को आउटपुट बनाना है। मैंने बोला कि ये जो पिन है ये इनपुट भी हो ले सकती है। सर कितने टाइम और चलेगा वेबिनार? मुझे 5:45 का टाइम दिया है, तो मैं आपका 5:30 पे ऑफ कर दूंगा। 15 मिनट्स का आपका कम्युनिकेशन होगा रिगार्डिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल। ओके रौनक गुप्ता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि, और प्लीज अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है कि कितनी देर वेबिनार चलेगा एंड ऑल, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज करके पूछें। ओके, उन्होंने शायद आपको मेंशन किया होगा, क्योंकि बीच में अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा तो ऑलमोस्ट टाइम जो है वो और एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितने पोर्ट्स हैं? हमारे पास 3 पोर्ट हैं। पोर्ट है ना, ठीक है, 3 रजिस्टर हैं, पोर्ट DDRD, पोर्ट एंड पिन 10। तो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ। मैंने बोला कि सारा काम हम किस फॉर्मेट में करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में करते हैं। आप जरूरी नहीं बाइनरी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेक्सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बाइनरी पे ही समझाऊंगा। तो कितनी बिट्स है हमारी? 8 बिट्स है। मैंने लिखा, मैंने बिट नंबर 0 पे 1 लिखा DDR रजिस्टर की। तो DDR मीन्स डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, दिस रजिस्टर विच सेलेक्ट द फंक्शनैलिटी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपको पर्टिकुलर पिन से इनपुट या आउटपुट का काम कराना है तो आपको DDR रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली DDR रजिस्टर आपका डिसाइड करेगा कि आपको इनपुट काम कराना है या आउटपुट काम कराना है। तो राइटिंग 1 इन DDR रजिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पर्टिकुलर पिन एज अ आउटपुट, राइटिंग 0 फॉर इनपुट। तो अभी मैंने देखा कि मेरा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर पे जो मैंने एक एलईडी कनेक्ट करी है, वो एलईडी को मुझे 5 वोल्ट आउटसाइड देनी है, तो आउटपुट बनाना पड़ेगा मुझे PD0 को। तो इसलिए मैंने DDR रजिस्टर की बिट नंबर 0 पे क्या लिखा? 1 लिखा। अब ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं बाइनरी वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, तो आपने कहीं लिखा हुआ देखा 10, तो आप सोचोगे नॉर्मल 10 एक नंबर है। अगर मैंने कहीं लिखा देखा RS10, तो आप समझ जाओगे कि ₹10 है। तो ऐसे ही मुझे सिस्टम को बताने के लिए कि ये बाइनरी नंबर है, इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 0B। 0B मीन्स रिप्रेजेंटेशन है कि इसके बाद आप क्या लिखने वाले हो? बाइनरी। ओके, ये मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया। तो होगा क्या, आपको मालूम है सी में राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन चलता है। तो वॉट एवर यू राइट इन द राइट साइड इट विल स्टोर ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये जो वैल्यू है बाइनरी की, ये सारी DDR-D में चली जाएगी। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी जो PD0 है वो एज अ कैसे काम करेगी? आउटपुट, वो एज ए आउटपुट वर्क करेगी। नाउ नेक्स्ट है पोर्ट D। अब पोर्ट रजिस्टर का क्या रोल है? तो मैंने यहाँ आउटपुट बना दिया। सर पिन D होना चाहिए ना वहां, कहाँ पे पिन D? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली पिन D होना चाहिए, क्योंकि मैं सारे पोर्ट डी की ही बात कर रहा हूँ, तो ये तीनों रजिस्टर पिन ही होंगे। यस फ्रेंड्स, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब आते हैं हम पोर्ट पे। अब पोर्ट रजिस्टर का क्या रोल है? मैंने बोला सिर्फ DDR रजिस्टर का काम है डायरेक्शन को सेलेक्ट करना, इनपुट या आउटपुट। लेकिन क्या वैल्यू बाहर निकलेगी या क्या वैल्यू एंटर आएगी, वो इसका काम नहीं है। मैंने आउटपुट तो बना दिया, लेकिन आउटपुट मुझे 0 वोल्ट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए, ये डिसाइड करेगा मेरा पोर्ट रजिस्टर। तो सिमिलरली मैंने बाइनरी लिखी, बिट नंबर 7 6 5 4 3 2 1। और ये जो 0th बिट है, उस 0th बिट पे अगर मैं 0 लिखूंगा तो मेरा 0 वोल्ट बाहर निकलेगा, या 1 लिखूंगा तो 1 वोल्ट बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर तभी निकलेगा जब मैंने DDR में उसका आउटपुट बनाया होगा। तो मैं 0th पिन की बात कर रहा हूँ, तो पोर्ट में 0th पिन पे अगर 0 या 1 लिखूंगा तो वही वैल्यू मेरी बाहर की तरफ आएगी। तो अभी पिन रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। और मैंने यहाँ पे इतने ही कोड को मैंने क्या कर दिया? रन कर दिया। इतने ही कोड को मैंने रन कर दिया। रन होगा यहाँ से, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है जानने के लिए, जब आप करोगे तो आपको हो जाएगा। ये यहाँ से रन, ये रन हो गया। अब जो कंट्रोलर होते हैं हमारे, वो हेक्साडेसिमल समझते हैं। क्या समझते हैं वो? हेक्साडेसिमल। मतलब जो भी कोड हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कोड हमारा हेक्स कोड में चेंज हो जाता है। ओके, सो अब ये हेक्स कोड में चेंज हो गया। अब ये कोड जहां हमने वो दिया था, क्या क्या दिया था हमने? हमने एक लोकेशन प्रोवाइड कराई थी। मैंने बताया था कि कोड लिखने से पहले मैंने एक फोल्डर बना रखा है SMS, इसके अंदर हमारा एक फॉर्मेट आ गया होगा। आप देखेंगे ये GCC1, इसको ओपन करेंगे, देन डीबग में जाएंगे, और डीबग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है .hex फाइल।
जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके लिखे हुए कोड को बहुत सारे फॉर्मेट में चेंज कर देता है। क्यों? जिस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए आप वो यूज कर लेंगे। जैसे माइक्रो कंट्रोलर पर अगर आप काम करते हो तो वो हेक्स फाइल की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें। किस फाइल की? हेक्स फाइल की। तो हेक्स फाइल हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को इस आईसी में क्या करूंगा, एम्बेडेड कराने, मतलब रन करूंगा, रन कराऊंगा। तो मैंने इसको डबल क्लिक करी आईसी के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ आ रहा है। तो प्रोग्राम फाइल पे आपने क्लिक किया और उसके बाद फिर यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वो वाला जहाँ पे आपने वो कोड लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जीसीसी वन यहाँ से डीबग, और यहाँ से आपको हेक्स फाइल चाहिए। हेक्स फाइल मैंने ओपन करी, देन ओके। और उसके बाद आपने क्या करा, बटन प्रेस करा। बटन प्रेस करने के बाद आपने देखा कि आपकी एलईडी क्या हो गई, ऑन हो गई। क्यों ऑन हो गई? क्योंकि आपने यहाँ से 1 + 5 वोल्ट को बाहर निकाला है और +5 वोल्ट आपका यहाँ पे ऑपरेट होने लगा। तो ये जस्ट था इंडिकेटर। सिमिलरली बहुत सिंपल है, अगर आपको मोटर रोटेट करानी है, क्या रोटेट करानी है? मोटर। आप चाहते हो कि एक एक्चुएटर को इससे चलाना, तो मैंने इस एलईडी को यहाँ से हटाया और हटाने के बाद यहाँ पे पी में गया और मैंने कोई मोटर सेलेक्ट करी। एमओटीआर मोटर मैंने सेलेक्ट करी। आप देख रहे हो बहुत सारी यहाँ पे मोटर्स हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पे एक्टिव सिंपल डीसी मोटर यूज कर ली। लेट से मैंने यहाँ पे ये सिंपल डीसी मोटर का यूज कर लिया। आपको मालूम है कि कोई भी डीसी मोटर किस तरह से वर्क करती है? उसके एक टर्मिनल पे 1 और एक पे 0, मतलब एक पे हाई वोल्टेज और एक पे लो वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करा दोगे तो मोटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सिमिलरली अगर आप पोलरिटी चेंज कर देते हो तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ओके, ये हमारा नॉर्मल वो मोटर का ऑपरेशन है। हालांकि मोटर एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ना, वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल, बट मैं अभी आपको सिर्फ चलाना बता रहा हूँ कि किस तरह से चलाई जा सकती है। ओके, तो मैंने क्या किया, मोटर के एक टर्मिनल को अपने PD0 से लगाया और दूसरे टर्मिनल को PD1 से। तो मोटर को रोटेट कराने के लिए मुझे इस वाली पिन से क्या चाहिए, ये PD0 से यहाँ से 1 चाहिए, और PD1 से मुझे क्या चाहिए, PD1 से मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ से 0 आउटसाइड निकालना है और 1 भी आउटसाइड निकालना है। तो पोर्ट डी की स्टार्टिंग की 2 पिन को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आउटपुट। तो कोड में जाते हैं, ये गए कोड में। जब हम कोड में गए तो हमने देखा PD0 को तो ऑलरेडी आउटपुट आपने बना रखा है, लेकिन PD1 को बनाने के लिए 0 से हटा के मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ PD0 एंड PD1 एज ए आउटपुट। ओके, उसके बाद PD1 से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ देखो, PD0 से निकल रहा है +5 वोल्ट। एंड ये बराबर वाली पिन कौन सी है आपकी, PD1। तो PD1 से क्या निकल रहा है, 0 वोल्ट। तो एक से 1 और एक से 0 आपको निकल रहा है। कुछ चेंज नहीं करा मैंने, दूसरी पिन को भी आउटपुट बना दी क्योंकि मुझे दूसरी पिन से भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद यहाँ मैंने इसको प्ले किया। तो आप देख रहे हो कि आपकी मोटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। इसको रिवर्स करना है तो पोलरिटी चेंज कर दूंगा, जहां से 1 निकाला है वहां से 0 और जहां से 0 निकाला है वहां से 1। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने क्या किया, यहाँ 1 और यहाँ 0, पोलरिटी चेंज कर दिया। PD0 से क्या निकल रहा है, PD0 से 0 वोल्ट निकल रहा है और यहाँ से 5 वोल्ट बाहर निकल रहा है, जो कि कौन सी है आपकी, PD1। अब आप देख रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मोटर को हम लोग ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी मोटर डीसी मोटर होगी तो उसका वर्किंग वोल्टेज जो होगा वो जर्नली 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18, 24, 48 वोल्ट तक होगा। बट हमारे जो कंट्रोलर की पिन है, यहाँ से कितना वोल्ट बाहर आता है, बस 5 वोल्ट। तो बताओ, क्या रियल वर्ल्ड में ये मोटर चलेगी अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा तो? if this motor is representing their working voltage is 12 वोल्ट, अगर मोटर 12 वोल्ट की है तो क्या ये मोटर इससे चल पाएगी अगर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया? कोई बता सकता है? एक ने कहा नो, बाकी भी बताएं कुछ।
क्या ये डायरेक्टली कनेक्ट करने पे मोटर कंट्रोलर से चलेगी? अगर मोटर हमारी 12 वोल्ट की है और कंट्रोलर से सिर्फ 5 वोल्ट बाहर आ रहा है। नो, रजत कह रहे हैं नो। ओके, निखिल ने आंसर सही दिया, आंसर मिल गया है। क्यों? अब मैं बता देता हूँ। तान्या देखो, अभी मैं बताता हूँ। आपके घर में कभी कभी देखा होगा लो वोल्टेज आती है, तो लो वोल्टेज आती है तो क्या अप्लायंस चलते नहीं है? अप्लायंस चलते हैं, लेकिन अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे नहीं चलते। ठीक है, तो मोटर चलेगी तो वो कैसे चलेगी? स्लो चलेगी। तो हमें एक सेपरेट क्या एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे? इस मोटर को सेपरेट पावर सप्लाई देके, इस मोटर को सेपरेट पावर सप्लाई प्रोवाइड करा के। तो अभी क्या करते हैं, बहुत सारी सेपरेट पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए हमें चीजें होती हैं। वो होती हैं हमारे पास ड्राइवर्स, मोटर ड्राइवर्स का हम यूज करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी मोटर ड्राइवर आईसीज आती हैं, ULN203, L293D, L298। तो मैं यहाँ पे L293D आईसी का यूज कर रहा हूँ। कोड नहीं लिखना है हमें इसका, हमें इसका कोई कोड नहीं लिखना है, हमें इसको सिर्फ इंटरफेस कराना है। हमें क्या कराना है? इंटरफेस कराना। आप ULN203 कुछ और भी करा सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप यही यूज करें, कोई सी भी आईसी का आप यूज कर सकते हैं। सर वर्चुअली में ये मोटर कितने वोल्टेज की है जो अभी ऑन थी? वर्चुअली में ये जो मोटर है कितने वोल्टेज की थी, ये ऐसा कोई इस पे मेंशन नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे, ये नॉर्मल डीसी मोटर है जो कितने भी वोल्ट की हो सकती है, सिंपल डीसी मोटर। ये तो उसका एक वर्चुअल सिमुलेशन है जो आपको अंदाजा लगाएगा कि कितने का चलेगा। जरूरी नहीं है कितने की भी वोल्ट की हो सकती है, कोई ऐसा मेंशन नहीं है। ये तो सिर्फ चलाने के लिए है। ठीक है। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैं कौन सा, अगर मेरी मोटर बहुत हाई वोल्टेज की है तो क्या ये इन ड्राइवर से ऑपरेट हो पाएगी? तो इसलिए मैंने बोला कि मार्केट में बहुत सारे मोटर ड्राइवर हैं जो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग पे वर्क करते हैं। ओके, जैसे मैंने मोटर लिया तो आपने देखा आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है, तो एक एक मोटर ड्राइवर से हम दो मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको उठाया, यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको उठाया, यहाँ कनेक्ट किया। दूसरी मोटर भी चला सकता हूँ, बट अभी मुझे एक ही चलानी है, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। अभी जो इनपुट 1 है, इनपुट मैं कंट्रोलर से दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ कंट्रोलर से इनपुट दे दी। पोर्ट PD0 PD1 से इनपुट आ रहा है। क्या क्या इनपुट आ रहा है? यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया तो यहाँ 0 यहाँ 1 आ रहा है। तो आउटपुट 1 और आउटपुट 0 पे भी, सॉरी, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? सेम कंडीशन मिलेगी आउटपुट पे भी जो इनपुट पे आ रही थी। यहाँ आपको 0 मिला, यहाँ 1 मिला। लेकिन यहाँ से आ रहा है +5 वोल्ट, यहाँ से +5 वोल्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से आप वो वोल्ट निकलेगा जो आप इस VSS और VS वाली पिन पे प्रोवाइड कराओगे। तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, यहाँ मैंने पावर कनेक्ट कर दी। ये सब वर्चुअल पावर्स हैं, मैंने पावर कनेक्ट कर दी यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने +5 वोल्ट। मैंने यहाँ +5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो, सॉरी +5 वोल्ट नहीं, यहाँ मुझे लिखना होगा +12 वोल्ट, क्योंकि मोटर मेरी 12 वोल्ट की है। लेट कर लेते हैं कि 12 वोल्ट की है, तो मैंने यहाँ 12 वोल्ट लिख दिया। ये 12 वोल्ट अब कब निकलेगा? जिस भी पिन पे इनपुट पे 1 होगा वहीं से आउटपुट पे 12 वोल्ट निकलेगा, और बाकी पे ग्राउंड मिल ही रहा है। अगर मैं पोलरिटी चेंज कर दूंगा, यहाँ 1 यहाँ 0, तो ये ऐसे यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, और मोटर हमारी चलेगी किस स्पीड पे? ये जो 12 वोल्ट हमने दे रखा है। लेकिन ये कनेक्शन तो इससे हो गया। आईसी को सेपरेट पावर अप करने के लिए आपको अलग से पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो पावर सप्लाई आप कहाँ दोगे? इस इनेबल वाली पिन पे। ये दो इनेबल क्यों है? क्योंकि का भी एक सेक्शन है, इसलिए दो पावर दे रखी है और नीचे दो ग्राउंड दे रखी है, और यहाँ पे एक दूसरी मोटर लगा के दूसरा इनपुट आप दूसरे कंट्रोलर की दूसरी पिन से लगा सकते हो। तो मैंने बोला एक कंट्रोलर से, एक L293D या एक पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर से आप दो आईसी रोटेट करा सकते हो, दो आईसी को चला सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ ग्राउंड कर दिया और दोनों एनेबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको प्लग करोगे तो आप देख रहे हो अशोक आपका, हेलो, ओके। सो आप देख रहे हैं कि आपकी मोटर पहले से ज्यादा स्पीड में चल रही है। तो आप एक वो भी देख सकते हो कि स्पीड कंट्रोल भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। हालांकि वोल्टेज वेरिएशन का यूज करके, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर मोटर। जैसे आपने देखा होगा मूविंग कार्ट, या कोई आपको ऐसा रोबोट बनाना है जिसका आप स्पीड कंट्रोल करा सको, तो आप बाय यूजिंग
this IC you can connect a potentiometer with the terminal of VSS and VSN. ओके, सो होप गाइज आपको अंदाजा हुआ हो कि हम किस तरह से एम्बेडेड सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आगे दूंगा अगर आप आगे क्लासेस वगैरह देखोगे तो। वो मोर ओवर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हम किस तरह से इस एम्बेडेड सिस्टम में वर्क अपना कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया हूँ। अब मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लूँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने तो यू कैन फ्री टू आस्क देयर। एनीबडी देयर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अनम्यूट